नमस्कार। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी टीईटी का 2021 का ईवीएस का पेपर जो कंडक्ट हुआ था परंतु लीक हो गया था। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी चर्चा करेंगे और एक अच्छी तरीके से विस्तृत डिस्कशन करेंगे ताकि हर एक पहलू को हम कवर कर लें। और हालांकि जो ऑप्शंस दिए गए हैं कोशिश करेंगे कि प्रत्येक ऑप्शंस को अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करें ताकि आने वाले यूपी टीईटी के एग्ज़ाम में काफ़ी कुछ हेल्प मिल सके। और वैसे भी जो मैंने वीडियोस पिछले अपलोड किए हुए हैं यूपी टीईटी के, उनसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो मैंने पेपर्स डिस्कस किए हैं उनसे भी बहुत हेल्प मिली थी इस वाले पेपर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ पे स्थित है। तो आपको बताना था कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पे स्थित है। ठीक है, अंटार्कटिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया या फिर उत्तर अमेरिका। तो हम सब जानते हैं कि जो अंटार्कटिका है वो पूरे अर्थ के ऊपर 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि हमारे अर्थ पर सबसे बड़ा 5वां कौन सा कॉन्टिनेंट है तो उसका आंसर अंटार्कटिका होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को कम से कम सारे जो कॉन्टिनेंट हैं, जो महाद्वीप हैं, उनको क्रम में याद करना चाहिए। जैसे सपोज अगर हम बात करें सबसे बड़ा एशिया, ठीक है, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, उसके बाद साउथ अमेरिका, फिर आता है 5वें नंबर पे अंटार्कटिका और 6 नंबर पे आता है यूरोप और फिर 7 पे आता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे हैं 7 इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट्स जो सही क्रम में हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ज़्यादातर जनसंख्या निवास करती है तो वो एशिया ही होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया में भी और सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है पॉपुलेशन में भी। तो अगर हम बात करें कि अंटार्कटिका का सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सा है, सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है, तो हम सब जानते हैं कि माउंट विंसन। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, माउंट विंसन जो है ये सबसे हाईएस्ट पीक है अंटार्कटिका की, जिसकी हाइट कितनी है तो 4892 मीटर इसकी हाइट है। अगर हम बात करें कि एशिया में अगर हम देखें तो सबको पता है कि एशिया में जो सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, जो पर्वत श्रृंखला पर्वतमाला है, वो कौन सी है, वो हिमालय है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया में ही है द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो इसका सही उत्तर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपसे पूछे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है तो माउंट कॉजियस्को है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें उत्तर अमेरिका में कौन सी माउंटेन रेंज है तो रॉकीज़ है, सबको पता है। रॉकी जो माउंटेन है वो कहाँ पे है, वो उत्तरी अमेरिका में है। ठीक है, रॉकी माउंटेन। अगर उसके अतिरिक्त हम बात करें साउथ अमेरिका में कौन सा माउंटेन रेंज है तो दक्षिण अमेरिका में माउंटेन रेंज है एंडीज़। ठीक है, एंडीज़ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस थी और ये आपको पता होना ही चाहिए। तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को डिस्कस कर लिया है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जो जीवाणु हैं वो किस पौधे की जड़ों में रहते हैं। बहुत ही सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो फैबेसी, आपको ध्यान होना चाहिए, फैबेसी एक कुल है पौधों का। ठीक है, जिसके अंदर लेग्यूम प्लांट आते हैं, इसका मतलब जो दलहन वाले पौधे होते हैं वो आते हैं। तो अगर आपसे ये पूछता कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले कौन जो जीवाणु होते हैं वो कौन से कुल के पौधों में जड़ों में निवास करते हैं तो इसका आंसर होता फैबेसी कुल के पौधों की जड़ों में निवास करते हैं। पर यहाँ पे सीधे पूछ लिया गया है तो गेहूं तो नहीं हो सकता है, फिर धान नहीं हो सकता है, इसका आंसर क्या होगा, दलहन की। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो दलहन के पौधों में जड़ों में रहते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि कौन सी फैमिली है जिसकी फैमिली, किस प्लांट की फैमिली ऐसी है जिसकी जड़ों में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो इसका उत्तर क्या होगा, लेग्यूमिनेसी या फिर फैबेसी। तो दोनों सेम ही है। ठीक है, कौन कौन सी, लेग्यूमिनेसी फैमिली या फिर फैबेसी फैमिली में जड़ों में निवास करते हैं। तो अब मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि मैनग्रूव जो प्लांट हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। आपको बताना है कि मैनग्रूव पौधे कहाँ पाए जाते हैं। तो हम सब जानते हैं कि जो मैनग्रूव पौधे हैं वो सुंदरवन जो डेल्टा है, आपको पता होना चाहिए कि इस साइड से गंगा रिवर आती है। ठीक है, और इस साइड से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे डेल्टा बनता है और उस डेल्टा का नाम रखा गया है सुंदरवन डेल्टा। तो यहाँ पर पाए जाने वाले जो सुंदरी पेड़ हैं उनका नाम है सुंदरी और इसीलिए नाम इसका रखा गया है सुंदरवन डेल्टा।
तो बहुत फेमस डेल्टा है पूरे वर्ल्ड का। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा वर्ल्ड का है, तो आंसर है सुंदरबन डेल्टा। और यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की खास बात क्या होती है, इनकी जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स इनकी जो होती हैं, वो काफ़ी हद तक पानी में डूबी रहती हैं और बाकी का जो भाग होता है वो काफ़ी ऊपर उठा हुआ रहता है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि जो अनाक्सी शोषण है, ठीक है, उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है। सबसे पहली बात हम बात करते हैं कि कौन कौन टाइप से होते हैं शोषण। देखिए 2 टाइप से होते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं एनएरोबिक। क्या कहते हैं? एनएरोबिक। तो 2 टाइप से होता है शोषण, एक होता है एनएरोबिक, दूसरा होता है एरोबिक। सबसे पहले बात करते हैं इसका मतलब क्या हो। देखिए अनाक्सी मतलब क्या है कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑक्सी होता तो O2 की आवश्यकता पड़ती, अनाक्सी में O2 की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे बैक्टीरिया या फिर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो O2 के अब्सेंस में, O2 नहीं होगी फिर भी वो शोषण करते हैं, उनको हम बोलते हैं अनाक्सी शोषण। तो अगर ऐसा कभी भी होगा तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए होता क्या है, जब भी कभी भी हम फर्मेंटेशन करते हैं, जब भी कभी भी हम किण्वन करते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास में एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर हमने कोई शुगर भर रखी है, या फिर हमने अंगूर का जूस या जौ का जूस हमने इसमें भर के रखा हुआ है, और इसको हम एक सर्टेन टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं धीरे धीरे। और इसमें जब हम ईस्ट डालेंगे, ठीक है, ईस्ट का मतलब होता है खमीर। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है, हालांकि फंगस होता है और ये एक कोशिकी होता है। जब डालेंगे तो ईस्ट क्या करता है, इस जो भी कंटेनर था, बर्तन था, उसमें जो भी शर्करा पड़ी हुई है, जो भी जूस इसमें है, उस जूस में जो भी शुगर है उसको ये यूज़ कर लेता है और उसके बाद बदले में ये इसके अंदर एंड प्रोडक्ट के रूप में निकालता है अल्कोहल। तो ध्यान रखना, अनाक्सी शोषण 2 तरीके से हो सकता है, या तो उसका जो अंतिम उत्पाद है वो अल्कोहल होगा, ठीक है, यानी एथिल अल्कोहल होगा, या तो फिर कोई एसिड बनेगा। तो आमतौर पर हम लैक्टिक एसिड बनता है या फिर बनेगा हमारा एथिल अल्कोहल। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है ग्लूकोज, ठीक है, जो नहीं हो सकता है क्योंकि उसी की तो आवश्यकता होती है। ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के बाद ही तो बनता है एथिल अल्कोहल। तो इसका उत्तर सही होगा एथिल अल्कोहल। यहाँ पे लिखा हुआ है मैलिक एसिड, अगर यहाँ पे लिखा होता लैक्टिक एसिड तो हो सकता था, परंतु ये मैलिक एसिड नहीं हो सकता है और फिर है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर सबको पता है क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया कि 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी। तो हम सब जानते हैं कि 1906 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर धोंदू केशव कारवे द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया कि पुरी की जो प्रसिद्ध यात्रा है, रथ यात्रा है, वो किससे संबंधित है। तो भगवान राम से है, भगवान विष्णु से है, या फिर भगवान शिव से, या फिर भगवान जगन्नाथ से। तो हम सब जानते हैं कि पुरी की जो फेमस रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। ऑप्शंस हैं शिप्रा, नर्मदा, गोदावरी, ताप्ती। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी बात करते हैं, बेसिक बात है कुंभ मेला के बारे में। देखिए जो कुंभ मेला है वो भारत के प्रत्येक अलग अलग स्थान पे लगता है, ठीक है, और 12 वर्ष के अंतराल पर एक जगह पे आयोजित होता है। तो कहाँ कहाँ पे लगता है कुंभ मेला। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो प्रयागराज है, ठीक है, तो प्रयागराज में लगता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हरिद्वार में लगता है, उसके बाद फिर उज्जैन में और फिर नासिक में। अब यहाँ पे जो 4 जगह कौन कौन सी हैं, प्रयागराज है, हरिद्वार है, उज्जैन और नासिक। यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कौन कौन सी नदी के तट पर लगता है, तो प्रयागराज में संगम होता है गंगा और यमुना का, ठीक है, वहाँ पे लगता है। हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार में गंगा रिवर है, वहाँ पे लगता है। उसके बाद अगर बात करें उज्जैन में तो उज्जैन में लगता है शिप्रा नदी के तट पर, और फिर उसके बाद नासिक में देखें तो गोदावरी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, गोदावरी होगा, ठीक है। और शिप्रा कहाँ पे है, तो उज्जैन। अगर गंगा होता तो हरिद्वार होता, और अगर संगम होता गंगा यमुना का तो भी होता प्रयागराज, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने इतने क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया कि संध्या क्या था। संध्या क्या था, भजन था कि अखबार था कि राजनीतिक दल था या धार्मिक संस्था थी। तो संध्या एक न्यूज़पेपर था, एक अखबार था, ठीक है, जिसको बीबी उपाध्याय द्वारा प्रकाशित किया जाता था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें बोला गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। 100 हैं, 110 हैं, या फिर 80 हैं, या फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है उसमें बोला गया है 104 हैं।
तो हम सब जानते हैं कि यूपी के बारे में थोड़ी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अगर बात करें यूपी है क्या, तो यूपी जो उत्तर प्रदेश है वो बाई कैमरल है। ठीक है, इसका मतलब इसमें 2 सदन हैं, एक विधानसभा विधान परिषद। ठीक है, अगर हम बात करें कि विधानसभा में कितने मेंबर हैं, तो 100 मेंबर हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से इसका उत्तर जो सही है वो है पहला वाला 100। अगर हम देखें यूपी में जो विधानसभा है वहाँ पे कितने मेंबर हैं, तो 403 हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि यूपी से उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने मेंबर हैं, तो 80 हैं। और अगर बात करें यूपी से राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो 31 हैं। तो कुछ ये बेसिक सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और यूपी के बारे में कुछ और बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे कौन कौन सी बेसिक सी बातें हैं। सबसे पहले यूपी के जो राज्य स्तर के जो भी सिंबल्स हैं, जैसे अगर आपसे पशु पूछें यूपी का पशु कौन है, ठीक है, तो बारहसिंगा है। अगर आपसे पक्षी पूछे तो सारस क्रेन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी डिस्कस किया था और वहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया। अगर आपसे फ्लावर के बारे में पूछता है कि पुष्प कौन सा है, तो पलाश का पुष्प है। कौन सा है? पलाश का पुष्प है। और अगर आपसे ट्री पूछता है कि पेड़ कौन सा है, तो फिर अशोक का ट्री जो है वो हमारा स्टेट का ट्री है। और अगर आपसे पूछता है कि हमारा यूपी का जो स्टेट डांस है, स्टेट का जो नृत्य है वो क्या है, तो वो कथक है। और अगर आपसे पूछे कि स्टेट का जो यूपी का स्पोर्ट है, खेल क्या है, तो फिर वो फील्ड हॉकी है। ठीक है, कुछ बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया है कि भारतीय ध्वज संहिता कब से प्रभावी हुई। तो सबसे पहले थोड़ी सी बात बेसिक कर लेते हैं ध्वज के बारे में। अगर हम बात करें कि जो हमारा ध्वज है उसको अडॉप्ट कब किया गया था संविधान सभा द्वारा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 22 जुलाई 1947 को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा 26 जनवरी 2002। ठीक है, अब अगर थोड़ी सी बातें करें कि इसमें क्या क्या ऐसी बात कही गई थी राष्ट्रीय ध्वज संहिता में जो प्रत्येक भारतीय को फॉलो करना चाहिए, तो सबसे पहली बात इसमें कही गई थी कि जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। नंबर 2, ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर जो ध्वज होता है वो पहली बात तो ध्वज हमारा बिल्कुल सही स्ट्रेट फहरता होना चाहिए। लेकिन अगर कोई राष्ट्रीय शोक की बात हो रही है तो फिर उस अवसर पर वो आधा झुका रह सकता है। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो किसी दूसरे ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज के ध्वज से ऊंचा या फिर बराबर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कुछ बेसिक सी बातें थी जो इसमें कही गई थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें कहा गया है कि जनगण मन के हिंदी संस्करण को भारतीय संविधान ने भारतीय के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया था। तो हम सब जानते हैं कि ये संविधान सभा की अंतिम बैठक चल रही थी और जो 24 जनवरी 1950 को हो रही थी, तो यहाँ पर इसको अपना लिया गया था। नाउ मूव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जनगण मन जो है इसको एक्चुअली वास्तविकता में मूल रूप से लिखा गया था बंगाली में। और किसने लिखा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इसमें कहा गया है कि 17वीं लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष है उनका नाम क्या है। तो हम सब जानते हैं कि 17वीं लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। ठीक है, अगर थोड़ी सी बात करें बैकग्राउंड में कि स्टार्टिंग में पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो पहली फर्स्ट लोकसभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, गणेश वासुदेव मावलंकर। और जो 17वीं लोकसभा उसके ओम बिरला है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पहली फीमेल महिला स्पीकर कौन सी थी, तो मीरा कुमार थी। ठीक है, पहली फीमेल महिला स्पीकर लोकसभा की मीरा कुमार थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो इसमें कहा गया है कि भारत में अंतर्राज्यीय जो परिषद है उसका अध्यक्ष कौन होता है। तो सबसे पहले बड़ा इजी क्वेश्चन है ये। भारत में जो इंटर स्टेट काउंसिल है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी पीएम होंगे। तो इसका उत्तर जो है पीएम सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि संविधान में इसके बारे में उल्लेख किया गया कि नहीं किया गया है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 263 है, ठीक है, उसमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और इसमें कहा गया है कि निम्न में से किसे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर लोकसभा का अध्यक्ष, फिर भारत का महान्यायवादी और भारत का प्रधानमंत्री। तो भारत के सभी जितने भी कोर्ट हैं उनमें सुनवाई करने का जो अधिकार है वो है भारत का महान्यायवादी के पास में, परंतु ये वोट नहीं कर सकता है। ठीक है,
परंतु ये वोट नहीं कर सकता है। और अगर देखें संविधान के किस आर्टिकल में इसके बारे में लिखा हुआ है, तो आर्टिकल 76 में इसके बारे में उल्लिखित है। अगर हम बात करें भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है, ठीक है, जिसको हम कैग कहते हैं, CAG, और इसको हम कहते हैं इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया है कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है, मेरठ है या फिर बुलंदशहर या मथुरा, और जो लास्ट ऑप्शन है वो बिजनौर है। तो इसका सही उत्तर है बिजनौर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो गंगा नदी है वो यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।